नमस्कार, सत्य हिंदी पर आप देख रहे हैं रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम पर एडवांस में एफआईआर कर दें, सीजेपी की चुनौती। लखनऊ में सरकारी स्कूल की बदहाली पर छात्राओं का हंगामा, सड़क पर उतरी जैन अल्फा। होर्मुज पर ईरान ओमान समझौता तय, ट्रंप की ओमान को बमबारी की धमकी। झारखंड सीआईडी ने भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जेएसएससी ऑफिस पर की छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को राम मंदिर दान में हेराफेरी की जांच तेज करने का दिया आदेश। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो वीडियोग्राफी पर नए दिशा निर्देशों का विरोध किया है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम पर एडवांस में एफआईआर करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। बता दें कि नए नियमों के तहत बाहरी लोगों को विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री करनी होगी और कई जगहों पर अधिकृत शिक्षक या अधिकारी के साथ ही प्रवेश मिलेगा। विपक्ष ने भी आदेश का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम चूली ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि सरकार स्कूलों की टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की कमी दूर करने की बजाय बदहाली छिपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका भी दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। फैसले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी आरएसएस के लिए 2026 अपमानजनक घटनाओं का साल बनता जा रहा है। वे राहुल जी को जितना बांधने की कोशिश करते हैं, रस्सी उतनी ही तेजी से टूटती जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल के बाद सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी यानी डीएनजेपी नाम से नया व्यंग्यात्मक अभियान शुरू किया गया है। इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट ने महज एक दिन में 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर जुटाने का दावा किया है। एक्स पर भी इसने इसी नाम से अकाउंट बनाया है। इसका नारा है सोचो, शोध करो और प्रतिरोध करो। अकाउंट चलाने वालों की पहचान फिलहाल सामने नहीं आई है। डीएनजेपी ने साइबर हमले का दावा भी किया, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। इंस्टाग्राम पर बने इस अकाउंट ने दावा किया कि सोमवार को उसके इंस्टाग्राम पेज पर साइबर हमला किया गया। एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि इंस्टाग्राम पर @DNJP इंडिया के खिलाफ साइबर अटैक शुरू हो गया है। देखते हैं क्या वे हमारी आवाज दबाने में सफल होते हैं। यह अभियान सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा था कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन दिमागी नक्सल सक्रिय हैं। इस पर पी चिदम्बरम और जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। लखनऊ में सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर जैन अल्फा छात्राएं एक बार फिर सड़क पर उतर आईं। 17 अगस्त को पारा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की सैकड़ों छात्राओं ने शिक्षकों की भारी कमी, खराब भोजन और दूसरी समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्राएं स्कूल की बाउंड्री पार कर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर दुबग्गा बाईपास पहुंची और सड़क पर धरना दिया। इससे यातायात ठप हो गया और लंबा जाम लग गया। इसी स्कूल के छात्र 14 अगस्त को भी प्रदर्शन कर चुके थे। अधिकारियों के सुधार के आश्वासन के बावजूद हालात न बदलने पर छात्राओं ने फिर आंदोलन किया। पुलिस ने पालागंज चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोका। इस बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाए और सरकार से सुरक्षित भवन, स्वच्छ शौचालय, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की। बीजेपी छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला ने कहा कि वह 2024 से ही पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे थे। न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि राजनीति को पूरा समय देने के लिए उन्होंने अपनी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन आर्थिक हालात और काम की जरूरत को देखते हुए उन्होंने नौकरी पर वापस लौटने का फैसला किया। पूनावाला ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता का पद स्वैच्छिक है और इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। उन्होंने पार्टी को अपने फैसले की जानकारी दी, लेकिन दोबारा सोचने की सलाह के बावजूद वह अपने फैसले पर कायम रहे। उन्होंने साफ कहा कि वह बीजेपी के लिए सीधे काम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी विचारधारा का समर्थन जारी रखेंगे। आईटी सेल प्रमुख बनने की इच्छा की खबरों को भी उन्होंने खारिज कर दिया।
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच सीआईडी ने सोमवार को जेएसएससी ऑफिस पर छापेमारी की। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने कहा कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगटे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ नौकरी के उम्मीदवार पिछले 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भर्ती प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद भी समाधान नहीं निकला। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्र प्रतिनिधियों से सीधे मिलकर बाकी मांगों का समाधान करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रही एसआईटी को जांच तेज करने और जल्द तार्किक नतीजे तक पहुंचने का निर्देश दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसआईटी से जांच की प्रगति पर सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी याचिकाकर्ताओं और जनहितैषी लोगों के सुझावों पर निष्पक्षता से विचार करे। ये सुझाव सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय के जरिए एसआईटी तक पहुंचाए जाएंगे। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कोर्ट दान के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर निर्देश भी जारी कर सकता है। 27 जुलाई को आईजीपी किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें एक फॉरेंसिक ऑडिटर भी शामिल हैं। कई याचिकाकर्ताओं ने कथित दान गबन की सीबीआई जांच और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है कि अगर वह होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की अमेरिकी नाकेबंदी के रास्ते में आया तो अमेरिका उस पर जबरदस्त बमबारी करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को आत्मसमर्पण का सफेद झंडा लहराना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सोमवार को दावा किया कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही की योजना पर ओमान के साथ सहमति बन गई है। दोनों देश अब संयुक्त बयान को अंतिम रूप दे रहे हैं। समझौते के तहत जहाज ईरान की ओर से प्रवेश और ओमान की ओर से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल कोई टोल नहीं लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। 2024 में अमेठी से हार के बाद संगठन में उनकी यह बड़ी वापसी है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं लंबे समय से बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया विभाग का चेहरा रहे अमित मालविया को इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महास्के सोशल मीडिया संयोजक होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन बने रहेंगे। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं। इसके मुताबिक राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, दिल्ली से राम माधव, ओडिशा से बैजयंत जय पांडा और आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ ही यूपी से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षा बेन, नरेंद्र भाई तोशी, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्या, कर्नाटक से एम नागराज, उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर और पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन ने कहा कि अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का यह संतुलन संगठन को नई ऊर्जा देगा। यह फेरबदल संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी चुनावों से पहले अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर खुद को दिमागी नक्सल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के हिसाब से जो व्यक्ति देश की व्यवस्था पर सवाल उठाता है और उसे बदलना चाहता है, वह दिमागी नक्सल है। केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, बेहतर सीवर ड्रेनेज और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मांग करने वालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री और बीजेपी से नहीं डरता और विकसित भारत का सपना देखता है, वह भी उनके हिसाब से दिमागी नक्सल है। केजरीवाल ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी सक्रिय है और उन्हें पहचान कर अलग थलग करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को अपनी पूरी परीक्षा प्रक्रिया का गहन ऑडिट करने और सुधारों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह फैसला यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर रद्द होने के बाद लिया गया। इनके प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद से जुड़ी कई गलतियां मिली थीं।
इससे पहले नीट यूजी परीक्षा को भी पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनटीए की हालिया समस्याओं और सुधारों की समीक्षा की गई। मंत्रालय के मुताबिक एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया है और साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स और क्वेश्चन पेपर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही 10 नए प्रोफेशनल लीडरशिप पदों पर भर्ती शुरू की गई है। जोशी ने परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन और एयर गैप्ड सिस्टम जैसे सुरक्षा उपाय जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फिलहाल इस मामले में आगे की सुनवाई न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी हाई कोर्ट में कोई नई रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किए हैं। राहुल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट की कार्यवाही को विछंड बताया और याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो जांच एजेंसियों ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। मामला राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति और अन्य आरोपों की जांच से जुड़ा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी नेट की 3 विषयों की परीक्षाएं रद्द होने पर मोदी सरकार और एनटीए पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षाएं जून में हुई थी, लेकिन करीब 2 महीने बाद एनटीए ने प्रश्न पत्रों में गलतियां और पुराने सवाल दोहराए जाने के कारण इन्हें रद्द कर दिया। राहुल ने कहा कि गलती एनटीए करती है, लेकिन इसकी सजा हजारों छात्रों को भुगतनी पड़ती है। अब उम्मीदवारों को सितंबर में फिर से परीक्षा देनी होगी। राहुल ने पूछा कि एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी कि क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे। मोदी सरकार के बाकी सभी विभागों की तरह एनटीए कभी नहीं मानती कि उसकी गलती है। गड़बड़ी वाले बाकी सभी पेपरों की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल ने पोस्ट के अंत में सितंबर में दोबारा यह परीक्षा देने वाले हर छात्र के लिए लिखा कि समस्या आप नहीं है। पीएम मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती और फिर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही दोषी ठहराती है। आपके साल छीने जा रहे हैं और जब तक पीएम मोदी इसका जवाब नहीं देते, हम रुकेंगे नहीं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.